नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 15 से 18 दिसंबर तक जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई संगठनों से चर्चा करेंगे, साथ ही जिले में कई सभाओं को भी संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर को राजीव भवन में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले वीरों का सम्मान भी किया जाएगा। स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड के पास शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पंद्रह से 18 दिसंबर तारीख तय की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। कई संगठनों से इस दौरान मुलाकात करेंगे। जिले में कई सभाएं रखी गई हैं, जिन्हें संबोधित करेंगे। बात अगली खबर की। कांग्रेस उपचुनाव में भले ही हारी हो, उसे सीटें कम मिली हों, लेकिन पार्टी ने सबक लेकर सुधार का काम शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव के लिए एक समन्वय समिति गठित कर दी गई है, जो असंतुष्ट नेताओं को दूसरे पाले में जाने से रोकेगी। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उपचुनाव का सबक पंचायत में लागू। कांग्रेस ने ढूंढी असंतुष्टों को मनाने की तरकीब। इस फार्मूले से पार्टी होगी मजबूत। पंचायत चुनाव के लिए नई टीम। हाल ही में हुए उपचुनाव से कांग्रेस ने बड़ा सबक लिया है, जिसे पंचायत चुनाव में इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन विचार की लड़ाई तो होती ही है। इसलिए यहां कांग्रेस अपने नेताओं को साधने के लिए तैयार है। पार्टी ने इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है, जो पंचायत चुनाव में सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों के बीच तालमेल का काम करेगी। समन्वय समिति उम्मीदवारों को साधने का भी काम करेगी, ताकि कई दावेदारों को मनाया जा सके, दूसरे पाले में जाने से रोका जा सके। वो मार्गदर्शक पुस्तिका एक हम बनाएं, ताकि हम मध्य प्रदेश में अपने जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों को दे दें, ताकि उस पैटर्न पे वो चुनाव लड़ा के अधिकतम विजय प्राप्त करें। डैमेज कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि इसमें एक एक पंचायत में 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं। एक जिला पंचायत के क्षेत्र में 5-5, 6-6 लोग लड़ते हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति, एक जिला पंचायत क्षेत्र में एक ही व्यक्ति लड़े, और किन मुद्दों पे हमें चुनाव लड़ना है, वो मुद्दे इस कमेटी में तय होंगे। वैसे कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी की तरफ से चुटकी ली गई है। मंत्री विश्वास सारंग मानते हैं कि कांग्रेस में ना तो नेता है और ना ही नीति, फिर समन्वय कैसा? देखिए, सबसे पहले समन्वय नेता यदि कांग्रेस के आपस में बना लेंगे तो काम चलेगा। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को नीचा दिखाना चाहते हैं, कमलनाथ जी पचौरी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, सब मिलकर अजय सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जब नेता में समन्वय नहीं है तो कार्यकर्ताओं में क्या समन्वय होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भले पंचायत में नतीजा जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश उसके सीखने के व्यवहार को उजागर करती है, और जब कोई सीखता है तो नतीजे भी बदल जाते हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में अगर पंचायत स्तर पर समन्वय समिति गठित हुई है तो इसके मायने बड़े हैं। चुनाव में कांग्रेस में पाला बदलकर बीजेपी में जाने का ट्रेंड सा हो गया है। अगर ऐसे असंतुष्टों पर कांग्रेस गंभीर है तो फिर वो जमीन की ओर लौट रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। यूपी के चुनाव में एमपी के नेता भी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। यूपी से सटे एमपी के जिलों के नेताओं को आलाकमान की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले कुछ महीनों के लिए बोरिया बिस्तर बांधकर यूपी चुनाव में डट जाएं। यूपी विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दल सियासी गुणाभाग करने में जुटे हैं, क्योंकि सभी को पता है अगर दिल्ली की सतह पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में जीत जरूरी है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के भरोसे अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने पहले ही एमपी के इंदौर से विधायक रहे सत्यनारायण पटेल को यूपी का सहप्रभारी बना रखा है। सत्यनारायण पटेल के अलावा विधायक गोविंद सिंह, नीरज दीक्षित, नीलांशु चतुर्वेदी, विक्रम सिंह, प्रवीण पाठक, बैजनाथ सिंह कुशवाहा को भी जिम्मेदारी दी गई है।
प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, और अभी एक बैठक उन्होंने दिल्ली में भी ली थी। लगभग 51 मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता वहाँ आमंत्रित किए गए थे जिनकी ड्यूटी लगना है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो ठोस कार्यकर्ता हैं जो वहाँ उपयोगी होंगे, उनका मंथन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। और जिस तरह से एक प्रभाव छोड़ा है प्रियंका गांधी जी ने वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कांग्रेस की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश की 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी नेता और विधायकों की यूपी चुनाव में ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। बीजेपी की 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। बलिया में जन विश्वास यात्रा का सीएम शुरुआत करेंगे। वहीं चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता भी रहेगी। साथ ही यूपी से सटे इलाकों के विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, सब पार्टी का ये अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ता को चुनाव में लगाए, पर मुद्दा ये होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगेंगे किस विचार को लेकर। ना उनके पास विचार है, ना नेता है, ना नियत है और ना ही नीति है। अब वो कुछ भी एक्सरसाइज करते रहें, कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस को 2, 4, 5 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी तो ये बड़ी बात होगी। ये पहली बार नहीं है जब एमपी के नेताओं को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी मिलेगी। पहले भी एमपी के नेता उत्तर प्रदेश में अपना सियासी दम दिखा चुके हैं। अब देखना होगा इस बार ये नेता अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। राज्यसभा से 12 सदस्यों के निलंबन पर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है अब। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर बताते हैं कि सांसदों के निलंबन पर सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह से विपक्षी सदस्यों ने बैठक कर अपने आंदोलन को नई दिशा देने के लिए रणनीति बनाई। इसी रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक एक मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मार्च का हिस्सा बने। उन्होंने काले कपड़े पहनकर मार्च का नेतृत्व किया और केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर निलंबन की कार्रवाई को जायज ठहराया, लेकिन इस मार्च के बाद सरकार थोड़ी नरम दिखी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि निलंबित सांसद सदन से माफी मांग लें और सदन में आ जाएं। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। वेल में आए, प्रतिरोध व्यक्त किया, इसलिए हम सस्पेंड नहीं किया है। सस्पेंड मार्शल पे हल्ला हुआ, सस्पेंड टेबल पे नाचने के लिए हुआ, सस्पेंड जो टीवी स्क्रीन उठा के फेंकने के लिए सस्पेंशन हुआ है। बुक हमारे ऊपर भी फेंका, चेयरमैन के ऊपर, चेयर पे ऊपर भी फेंका।
इसके लिए सस्पेंशन है, इसके लिए पश्चाताप व्यक्त करना जरूरी है। कृपया माफी मांगो, रिग्रेट व्यक्त करो, अंदर आ जाओ, हम सबको कहा है। और 12 सदस्यों का निलंबन खत्म करने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इस गतिरोध से संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सवाल ये है कि ये मसला हल कैसे होगा जब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हों। सवाल ये भी है कि क्या संसद चलाने के लिए भी जनता को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात अगली खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज और सीएम योगी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्रियों ने बैठक में राज्यों के कार्यों और योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक के दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव जैसे कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाएं। साथ ही पीएम ने विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करने को कहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पीएम आवास योजना के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर कब तक अहम मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटका रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह यानी वेल में उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित 11 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया। 2022 तक इस योजना में 18,90,000 आवास, 18 लाख, 11 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 18,09,000 2022 के अंत तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छत्तीसगढ़ के कोटे में देना था। मगर चूंकि सरकार को 3 बार नोटिस देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार संपर्क साधा, मगर ये आवास के लिए ना इनरोलमेंट कर सके ना पैसा दे सके। इसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नोटिस मिल गया कि छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर किया जाता है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के 7,81,999 मकान का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल योजना के तहत केंद्र और राज्य को जो 60%, 40% का अंश देना होता था, लेकिन केंद्र ने राज्य का हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। ये मामला जब विधानसभा में उठा तो जानकारी आई कि छत्तीसगढ़ ने अपने हिस्से के 2019-20 में 762 करोड़ 81 लाख, 2020 और 2021 में राशि 800 करोड़ का अपने हिस्से का अंश नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 2021 और 22 में केंद्र से करीब 8 लाख हितग्राहियों की आवास योजना की राशि वापस ले ली। वहीं सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच उठे सवालों के जवाब में सरकार कह रही है कि केंद्र बकाया 20,000 करोड़ रुपए जारी कर देती तो ऐसी नौबत नहीं आती। केंद्र सरकार से 2018-19 की 25.85 करोड़ राशि हमारी लंबित है, उन्होंने नहीं दी है। इसके अतिरिक्त 2019-20 की जिस वर्ष की बात हो रही थी, इसकी भी 300.40 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने अपना अंश नहीं दिया है। लगातार अधिकारी उनको ये सूचित कर रहे थे, केंद्र सरकार के अधिकारियों को, कि लोन की प्रक्रिया हमारी उच्चतम जो कमेटी है उसके पास है, वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो स्वीकृत कर देंगे और 762.81 करोड़ की ये जो राशि है, ये जैसे ही स्वीकृत होती है हम सूचित कर देंगे। तो ये जो 300 करोड़ है आप दे दीजिए, हम इस साल का टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से आवास योजना चल रहा है, तो
तो पहली जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की ही है। केंद्र सरकार को अपने द्वारा देय राशि राज्य सरकार को देना ही चाहिए। उसी के बाद तो हम अपनी राशि लगाएंगे ना। केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं देगी और केवल आरोप लगाएगी तो हम तो लगातार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता से लगातार केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर सदन में हंगामा इतना रहा कि इस पर चर्चा कम और शोर शराबा ज्यादा होता रहा। जाहिर है कि ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर अहम मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं और लोगों की समस्या वहीं के वहीं रह जाती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, लेकिन 3 चुनौतियों को दूर किए बिना इसको सफल बनाना नामुमकिन होगा। पहला, पर्याप्त बल, दूसरा, पर्याप्त संसाधन और तीसरा, पर्याप्त जगह, जो फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। और यही वजह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में पुलिस कमिश्नरी, नया सिस्टम, नई चुनौती, ना बल, ना संसाधन और ना ट्रेनिंग। कहने को भोपाल के 38 थानों में 10 दिसंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, लेकिन इसके मुताबिक कामकाज अब तक शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल राजधानी में करीब 4000 जवानों का बल मौजूद है, जबकि बीपीएनआरडी के मुताबिक शहर की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से करीब 6500 जवान होने चाहिए। पहले से थानों में करीब 30 से 40% स्टाफ कम है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के मुताबिक अब शहर में 1 पुलिस कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 8 डीसीपी, 12 एडीसीपी और 14 एसीपी होंगे, जिनके लिए स्टाफ की भी जरूरत होगी, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। क्या स्टाफ बढ़ाया जाएगा सर? पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत बढ़ना चाहिए। वो विद टाइम वो पॉलिसी डिसीजन होगा और नेचुरली वो एक ऐसी सतत प्रक्रिया है कि वो ऑटोमेटिकली होंगी, ये चीज़ें अपने आप होंगी। बट जहाँ पे जब ये जुडिशल वर्क करेंगे, जुडिशल वर्क के दौरान जो है आधा काम तो हम वैसे भी पहले करते थे और जो बाकी आधा काम है उसके लिए जो है लोगों को ट्रेन करा करके और उसको भी बहुत व्यवस्थित तौर से करेंगे। राजधानी के कई थाने और ऑफिस जर्जर हैं, तो कई किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऐसे में नए अधिकारी आएंगे तो उन्हें कहां बैठाया जाएगा? पुलिस के लिए ये भी बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस कई जगह पुराने दफ्तरों को रिनोवेट भी करा रही है और कई नए दफ्तर भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटलमेंट हो रहा है, लोगों को जो है रिफ़्रेश कराया जा रही है चीज़ें, और बहुत जल्द जो है ये चीज़ें व्यवस्थित तौर से और जिस तरह से पुलिस जैसे इस्तिगासा पेश करती थी और उसके पश्चात जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम था वो जो है जो कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो लोग करें। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस के जिम्मे अब न्यायिक कार्य भी होंगे, जिसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है। लिहाजा मध्य प्रदेश पुलिस मुंबई, जयपुर, लखनऊ और कानपुर से आईपीएस अधिकारियों को बुला रही है, जो राजधानी में कमिश्नर प्रणाली में काम करने के तौर तरीके सिखाएंगे। कुछ नए अधिकारी की पदस्थापना की जानी है और उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। तो हमें इन दोनों मुद्दों पर अपनी वृहद तैयारी करनी है, ताकि उन अधिकारियों को हम एक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध करा सकें और साथ ही न्यायिक कार्य करने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो हम उन्हें उपलब्ध करा सकें। जाहिर है कोई भी नया सिस्टम लागू करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है और फिलहाल भोपाल पुलिस उसी चुनौती से जूझती नजर आ रही है। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी अपने पुराने धर्रे पर ही कार्य कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस जल्द से जल्द नई प्रणाली का प्रशिक्षण ले और जमीनी स्तर पर कार्य करे, नहीं तो आने वाले समय में इससे होने वाली परेशानी पुलिस की छवि को खराब कर सकती हैं। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करता है तो ज़रूर देखिए ये खबर, ताकि एक बड़े खतरे को टाला जा सके। क्योंकि इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ कि वीडियो बनाने के चक्कर में नाबालिग की जान चली गई। हमारा मकसद ये खबर दिखाकर आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है। बाप से बढ़कर कोई भी नहीं, खुद भी नहीं और खुदा भी नहीं।
कुछ देर पहले तक आदित्य कुछ इस तरह चमक रहा था। घर वालों की गैर मौजूदगी में अपने वीडियो बनाने के जुनून को पूरा कर रहा था, लेकिन यही जुनून जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक गलती और जिंदगी खत्म हो गई। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला आदित्य मोबाइल में फांसी लगाने का वीडियो शूट कर रहा था। बेशक ये रील ही था, लेकिन एक गलती ने इसे रियल बना दिया। जिस कुर्सी पर खड़े होकर वो वीडियो बना रहा था वो खिसक गई और फंदा सीधे आदित्य के गले में फंस गया। उसके साथी डर कर भाग गई और आदित्य ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वीडियो जो है बनाता रहता था सर, और ये मैंने बंद भी करवा दिए थे। मैंने कहा नहीं करना बेटा, मगर वो शादी में गया था तो उसको टाइम मिल गया कि अब घर पे कोई नहीं है, तो उसने जो है ये फांसी वाला जो है वीडियो बनाने की जो उसने सोची, नकली वीडियो, क्यों बच जाऊंगा, ऐसा तो कुछ होएगा ही नहीं मेरे साथ में, नकली बना रहा हूँ मैं तो। मगर वो नकली की जगह सर वो असली हो गया। वो स्टूल कुछ खसक गया, और जो छोटे बच्चे उन जिनको दिखाने के लिए बना रहा था वो बच्चे उन भी सब भग गए, अकेला फंस गया। हाँ, लटका रिया जब तक छोटा बालक नहीं आया, जब तक लटका रिया हो। परिजनों के मुताबिक आदित्य को वीडियो बनाने का जुनून सवार था। घर वालों के मना करने पर वो मान भी गया, लेकिन जब परिवार शादी में गया तो उसने दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया और हादसे का शिकार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खेल खेल में इसने फांसी लगाने का नाटक करते समय फिसलने से इसको फांसी लग गई है, और यह एक हादसा बता रहे हैं कि वो खेल खेल में ऐसा हुआ है उसके साथ। और उसके बाद मोहल्ले रिश्तेदार वालों ने नीचे उतारा उसको, और खेल खेल में उन्होंने गिर पड़ा और उसको फांसी लग गई है। कोई वीडियो बना रहे थे ऐसा बताया गया? हाँ, अभी आगे की जांच में क्लियर हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ है तो वो पुलिस ले लेगी साक्ष्य में। खेल खेल में मौत ये महज खबर नहीं है, ये महज एक घटना नहीं, बल्कि लाखों बच्चों और उनके माता पिता को सचेत करने वाला वो अलार्म है जो डराता भी है, लेकिन अलर्ट करता है कि ध्यान देना जरूरी है। आदित्य कहीं भी और कोई भी हो सकता है। अखिलेश सैन, बंसल न्यूज, इंदौर। इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।